Now guys, we continue with exercise 3.2 in maths, question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 में आपके टोटल 6 सम्स दे रखे हैं, प्रॉब्लम सम्स हैं. प्रॉब्लम सम्स में आपको 2 इक्वेशन बनानी है, क्योंकि सिंपल सम्स में क्या होता था, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपके पास 2 इक्वेशन दे रखी होती थी और आपको वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती थी. यहाँ पे पहले आपको इक्वेशन बनानी है, उसके बाद जो भी मेथड आपको अच्छा लगे, ईजी लगे, आप यूज़ कर सकते हो. एलिमिनेशन करो या सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करो. सी फर्स्ट वन, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26. क्वेश्चन में ध्यान दो. द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम. तो यहाँ पे 2 नंबर्स की बात हो रही है, ठीक है. तो आपको क्या करना है, देखो अब क्वेश्चन से समझना है कि आपको क्या लेना है. आपको यहाँ पे एज्यूम करना है. यहाँ पे 2 नंबर्स की बात हो रही है, उसके डिफरेंस की बात हो रही है, और सेकेंड स्टेटमेंट में बोला गया है कि एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है. तो जो 3 गुना है, ठीक है, बट ऑब्वियस है कि वो बड़ा नंबर होगा, और जिससे 3 गुना है वो छोटा होगा. तो यहाँ पे ऐसा भी आप एज्यूम कर सकते हो, फर्स्ट नंबर एंड अनदर नंबर, या सेकेंड नंबर, या ग्रेटर नंबर एंड स्मॉलर नंबर, या बिगर नंबर एंड स्मॉलर नंबर. ऐसा भी आप एज्यूम कर सकते हो. अगर आपको क्वेश्चन में पता चल रहा है कि एक ग्रेटर नंबर है, एक स्मॉलर है, ये पता चल गया तो ठीक है. ये पता ना चले तो फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर या अनदर नंबर भी ले सकते हो. हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड देम. देम मतलब किसकी बात हो रही है, नंबर्स की बात हो रही है, ठीक है. तो यहाँ पे आप एज्यूम करोगे, लेट द ग्रेटर नंबर बी एक्स. ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, मतलब 2 वेरिएबल यूज होने चाहिए. समझ में आ रहा है. तो लेट द ग्रेटर नंबर बी एक्स एंड द स्मॉलर नंबर, आप पहले दोनों नंबर को एज्यूम कर लो, एंड द स्मॉलर नंबर बी, किसी को भी आप एक्स ले सकते हो, किसी को भी वाई, तुम्हारी इच्छा. आप ग्रेटर को वाई भी ले सकते थे, स्मॉलर को भी एक्स लोगे तो भी चलेगा. अच्छा, अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, द डिफरेंस बिटवीन द 2 नंबर्स इज, डिफरेंस मतलब माइनस, तो बट ऑब्वियस है ग्रेटर में से ही छोटा माइनस होगा ना, स्मॉलर में से तो ग्रेटर माइनस नहीं होगा. और इनका आंसर क्या है, 26. ये नंबर 1. एक इक्वेशन बन गई. अब आपको दूसरी इक्वेशन बनानी है. तो आगे क्या लिखा हुआ है, 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर. एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है. तो कौन किसका 3 गुना हो सकता है, बड़ा नंबर ही छोटे नंबर का 3 गुना हो सकता है ना. छोटा नंबर बड़े नंबर का कैसे 3 गुना होगा, ठीक है. मैं इसके वेट का 3 गुना वेट नहीं हो सकता, ठीक है. ये मुझसे 3 गुना वेट ज़्यादा हो सकती है, ठीक है. जो कपाट नॉर्मली क्या होगा कि बड़ा नंबर ही छोटे नंबर का 3 गुना हो सकता है, छोटा नंबर बड़े नंबर का 3 गुना. 3 गुना मतलब 3 टाइम्स. टाइम्स का मतलब मैथ्स में होता है इनटू. देखो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के जो भी प्रॉब्लम सम है ना, उसके एक एक वर्ड का मतलब मैं आपको बताऊंगा. इज, वॉज, आर, ये सब हो ना तो इक्वल्स टू होता है, उसका मतलब होता है. और कैसे रीड करना है वो भी आपको एक एक चीज़ का मतलब बताऊंगा मैं. कहीं पे मिस्टेक होने के चांसेस नहीं है अगर आपने ध्यान दिया तो, ठीक है. यहाँ पे सेकेंड लाइन में बोला गया है, सेकेंड स्टेटमेंट में बोला गया है कि एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है. तो आप सोचो ना, लाइफ में प्रैक्टिकली क्या हो सकता है, बड़ा नंबर ही छोटे नंबर का 3 गुना हो सकता है ना, ठीक है. तो यहाँ पर जो बड़ा नंबर है क्या है, एक्स है. देखो जनरली हम हिंदी में है बाद में बोलते हैं, ये से बड़ा है, ये से छोटा है, लेकिन इक्वेशन में है पहले आपको बोलना है और अपने आप से ही क्वेश्चनिंग करनी है. बड़ा नंबर है, ठीक है बोलना है ताकि इक्वल्स टू आए. इक्वल्स टू क्या है, छोटे नंबर का 3 गुना, छोटे नंबर का 3 गुना, मतलब x इक्वल्स टू. समझ में आया. और हमेशा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में है, था, ये सब पहले बोला जाता है, ठीक है. अगर आप है बाद में बोलोगे ना, इक्वेशन नहीं बना पाओगे. आप बोल के देखो, नॉर्मल हिंदी बोल के देखो कि बड़ा नंबर छोटे नंबर से छोटे नंबर का 3 गुना है, तो है बाद में बोला तो इक्वल्स टू तो फिर पीछे लगाओगे. पहले से ही समझा दो क्या है, पहले बोलो हमेशा. बड़ा नंबर पहले जैसे ही एक कोई वेरिएबल ले लो, वो है इक्वल्स टू क्या है, 3 गुना है, तो अपने आप 3 और गुना मतलब इनटू
किसका 3 गुना है? ठीक है, बड़ा नंबर है, क्या है? 3 गुना है, 3 गुना 3 टाइम्स, किसका 3 टाइम्स? स्मॉलर नंबर का। तो हो गया, और y इंटू 3 भी चलता, 3 इंटू वाई भी एक ही। तो ये आ गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब इजीली आप सब्स्टिट्यूशन से भी जा सकते हो। अगर आपको एलिमिनेशन करना है तो एलिमिनेशन में मैंने क्या बोला था, x और y एक तरफ होने चाहिए। ठीक है, तो 3y को इस साइड ले आओ, वहां पे कुछ नहीं है तो आ गए दोनों इक्वेशन। इक्वेशन बन गई, काम खत्म, फिर कुछ भी नहीं है, सिंपल है। x माइनस वाई इक्वल्स टू 26 एंड x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। ये दोनों सेम है, साइन चेंज कर दो, ये कैंसिल, माइनस प्लस 3 में से 1 गया, बड़े नंबर के आगे साइन, 26 माइनस 0, y इक्वल्स टू 26 बाई 2, दैट इज y की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब वैसे ही जो दोनों में से कोई एक इक्वेशन ले लो, पुट y इक्वल्स टू 13 इन इक्वेशन 1। व्हाट इज योर इक्वेशन 1? x माइनस वाई इक्वल्स टू 26, x माइनस वाई 13, माइनस 13 वहां जाएगा, प्लस 13 हो जाएगा, सो x इक्वल्स टू 39। देयरफॉर द ग्रेटर नंबर इज 39 एंड द स्मॉलर नंबर इज, ये लास्ट में स्टेटमेंट आपको डालनी है, देयरफॉर द ग्रेटर नंबर इज 39 एंड द स्मॉलर नंबर y क्या है आपका? 13। और आप देख सकते हो कि जो आपका ग्रेटर नंबर है वो आपके स्मॉलर नंबर का 3 गुना है। दूसरा आप ये भी देख सकते हो कि इन दोनों को माइनस करने पर 26 आ रहा है। जो आपका इक्वेशन में लिखा हुआ था ना, वो सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। इक्वेशन में पहले लिखा था कि दोनों का डिफरेंस क्या है? 26, इन दोनों को माइनस करो, 26 आ रहा है। सेकेंड स्टेटमेंट में क्या लिखा था कि जो ग्रेटर नंबर है वो स्मॉलर नंबर का थ्राइस है, 3 टाइम्स मतलब थ्राइस। देखो ये इसका 3 गुना है, 13 3 जा 39 होता है, बराबर, मतलब राइट ही है। ओके, समझ में आया? नाउ गाइस वी कंटिन्यू विद सेकेंड सम। और क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड लिखा हुआ है तो हम उसी से करते हैं, लेकिन वैसे प्रॉब्लम सम में कभी भी मेथड इंडिकेट नहीं होगा। ठीक है, सी द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स का, सप्लीमेंट्री एंगल कभी होता ही नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कभी होता ही नहीं है, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं 2 एंगल का टोटल जब 180 हो तो सप्लीमेंट्री एंगल्स कहा जाता है। 2 एंगल का टोटल जब कॉम्प्लीमेंट्री हो, ठीक है, मतलब 2 एंगल का टोटल जब 90 हो तो उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। तो यहां पे बोला गया है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स में 2 एंगल की बात हो रही है। अगर जैसे ही मैं आपके सामने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स या सप्लीमेंट्री एंगल्स बोल रहा हूं ना, मतलब मैं 2 एंगल के टोटल की बात कर रहा हूं। ठीक है, सप्लीमेंट्री बोल रहा हूं तो 2 एंगल का टोटल 180, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोल रहा हूं तो 2 एंगल का टोटल 90। यहां पे सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात हो रही है। तो ये आपको बता रहे हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल्स में जो लार्जर एंगल होगा ना, क्योंकि एक लार्जर होगा एक स्मॉलर होगा, ऐसा भी होता है कि दोनों 90-90 भी हो सकते हैं, लेकिन हाल फिलहाल लार्जर स्मॉलर की बात करी गई है। ठीक है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब 2 सप्लीमेंट्री एंगल है उसमें से जो लार्जर एंगल है दैट एक्सीड्स मतलब ज्यादा, एक्सीड का मतलब होता है ज्यादा। ठीक है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर एंगल बाय 18 डिग्री। ठीक है, तो क्वेश्चन में सबसे पहले आपको एक्स और वाई लेना होता है। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन का कंटेंट क्या है, किस चीज की बात हो रही है? लार्जर एंगल ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल एंड द स्मॉलर एंगल। ठीक है, एंड फाइंड देम। तो यहाँ पे सबसे पहले लेट द लार्जर एंगल ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स बी एक्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स का लार्जर एंगल की बात हो रही है, एंड द स्मॉलर एंगल ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल बी वाई। और क्योंकि आपको बहुत परफेक्शन के साथ अगर करना हो तो क्योंकि डिग्री की बात हो रही है, एंगल की बात हो रही है, तो डिग्री लगा दो। ठीक है, अच्छा पहले तो हमने खाली ये सोचा, ये एज्यूम किया कि लार्जर को क्या बोलते हैं और स्मॉलर एंगल को क्या बोलते हैं। अब फिर से क्वेश्चन रीड करने का, एक बार क्वेश्चन रीड करने का इसलिए ताकि आपको पता चले कि आप एक्स और वाई किसको लोगे।
फिर अब आपकी इक्वेशन नहीं बनी है, ये तो खाली हमने एज्यूम किया कि कौन से दो वेरिएबल्स होंगे, किसको x बोला जाएगा, किसको y कहा जाएगा, लेकिन अब आप इक्वेशन बनाओगे। अच्छा, फिर से आप क्वेश्चन रीड करोगे तो आपको इजीली इक्वेशन पता चल जाएगा। सप्लीमेंट्री एंगल्स का जो लार्जर एंगल है वो उसके स्मॉलर एंगल से 18 ज़्यादा है। अब ये मैंने नॉर्मल हिंदी बोली, जिसमें है पीछे आया, आपको स्टार्टिंग में है बोलना है। लार्जर एंगल है, लार्जर एंगल ये है, ये लार्जर एंगल है नहीं, वैसे ही लार्जर एंगल है, लेकिन लार्जर एंगल मतलब x है इक्वल्स टू, अपने आप से क्वेश्चनिंग करो, सारी क्वेश्चनिंग अपने आप से करनी है। क्या है? स्मॉलर एंगल से, स्मॉलर एंगल से, स्मॉलर एंगल से क्या 18 ज्यादा है, एक्सीड्स। ठीक है, अब आपको क्योंकि सब्स्टिट्यूशन से करना है तो इसको ऐसे ही रहने दो, अगर एलिमिनेशन से करना होता तो y इधर लेके आते, क्योंकि ये जो आप वैसे सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हो, टेम्पररी वैल्यू निकालते हो ना, ऑलरेडी टेम्पररी वैल्यू है, तो आप क्यों मगजमारी कर रहे हो? आप इसको यहाँ लेके जाओगे, फिर सब्स्टिट्यूशन से करोगे, फिर से y को वहाँ ले जाओगे, तो फिर आप डबल मेहनत क्यों कर रहे हो? ऑलरेडी आपके पास वैल्यू है। ठीक है, अब और क्या लिखा है? और तो कुछ है ही नहीं, दूसरी इक्वेशन ही नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। सप्लीमेंट्री एंगल्स का टोटल, ठीक है, तो दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं आपके पास, का टोटल 180। समझ में आया? अब ऑलरेडी यहां पे आपके पास एक टेम्पररी वैल्यू है। ठीक है, तो आप एक काम करो, लिखो पुट, इसको नंबर 1 दे दो, इसको नंबर 2 दे देते हैं। पुट x इक्वल्स टू y प्लस 18 इन इक्वेशन 2। समझ में आ रहा है? चेंजेस खाली इतना ही है कि वैसे आप दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन उठा के उसको सॉल्व करते हो और टेम्पररी वैल्यू आती थी, लेकिन हमने अब सॉल्व नहीं किया क्योंकि आपकी फर्स्ट इक्वेशन में से ऑलरेडी टेम्पररी वैल्यू है। अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आता है तो करो मेहनत, y को इधर लेके जाओ, इक्वेशन बनाओ, फिर y को वापस वहाँ पे लेके जाना, आपको साफ साफ दिखेगा जो आप करते थे। मेहनत करनी है तो करो, डबल काम हो जाएगा। और वैसे क्या है, वही सेम क्वेश्चन है, लेकिन हम फर्स्ट वाली इक्वेशन को यूज करके टेम्पररी वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट इक्वेशन में टेम्पररी वैल्यू है। x के बाद इक्वल्स टू दिख रहा है ना, ये टेम्पररी वैल्यू आ गई। ये आप सेकेंड इक्वेशन में पुट करो। सेकेंड इक्वेशन आपकी क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू, और x की वैल्यू क्या है, y प्लस 18, x की जगह y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल्स टू 180। y प्लस वाई 2y प्लस 18 वहां जाने दो आप, तो माइनस 18 हो जाएगा। सो 2y इक्वल्स टू 162, सो y इक्वल्स टू 162 बाई 2, दैट इज 81। y की वैल्यू आ गई 81। अब पुट y इक्वल्स टू 81 इन इक्वेशन 1। व्हाट इज योर इक्वेशन 1? y की वैल्यू 81 प्लस 18, ठीक है, दैट इज 90। तो x की वैल्यू आ गई 99 और y की वैल्यू आ गई 81, दोनों को प्लस कर रहे हो 180 हो रहा है ना, दोनों का टोटल 180 होना चाहिए बस। देयरफॉर द लार्जर एंगल ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 99 डिग्री एंड द स्मॉलर एंगल ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 81 डिग्री। समझ में आया? इज दैट क्लियर? Now guys, third question. See, the coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3800. Later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750. ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है, देखो क्वेश्चन के अंदर बैट और बॉल है, तो सबसे पहले आप एज्यूम कर लो, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट या अ बैट बी रुपीज एक्स, कॉस्ट है तो रुपीज लगाना है, एंड द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल या बॉल बी रुपीज वाई। अब कोच ने टोटल कितनी बैट्स ली? 7 बैट्स, तो एक बैट x रुपीज की, तो 7 बैट 7x रुपीज की हुई। एक पेन 3 रुपए की, तो 7 पेन 7 3 21। 21 कैसे आया? 7 इंटू 3 किया, तो वैसे ही यहाँ पे एक बैट कितने की है x की, बैट कितनी ली 7, तो 7 इंटू एक्स ही करेंगे, 7 इंटू एक्स हाल फिलहाल 7x ही आएगा, प्लस
एक बॉल y रुपीस का, टोटल बॉल कितने लिए 6, तो 6y। टोटल दोनों का कितना पे किया, तो इक्वल्स टू के बाद ही टोटल आता है। सेकेंड इक्वेशन में आगे चल के शी बाइज 3 बैट्स, तो 3 इंटू एक्स एंड 5 बॉल्स दैट इज 5y, टोटल पे किया 1750। ये आपकी दो इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब इसको अगर सब्सटीट्यूशन मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं तो फर्स्ट इक्वेशन ले लो 7x प्लस 6y इक्वल्स टू 3800। अब दोनों में ही कोएफिशिएंट है तो दोनों में से कोई भी एक वेरिएबल वहाँ ले जाओ, तो मैं 6y वहाँ ले जाता हूँ, तो माइनस 6y हो जाएगा। सो x इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y डिवाइड बाय 7। दिस इज योर टेम्पररी वैल्यू ऑफ x। नाउ पुट दिस टेम्पररी वैल्यू ऑफ x in next equation, x equals to 3800 minus 6y divided by 7 in equation 2. What is your equation 2? 3x plus 5y equals to 1750. x की वैल्यू क्या है, 3800 minus 6y divided by 7 plus 5y equals to 1750. ठीक है। अब इन दोनों का कैंसिलेशन नहीं हो रहा तो 3 को दोनों से मल्टीप्लाई करो, 3 8 जा 24, 2 3 3 जा 9 to 11, प्लस माइनस माइनस 3 6 जा 18 डिवाइड बाय 7 प्लस 5y इक्वल्स टू 1750। नाउ टेक द एलसीएम, 7 और 1 का एलसीएम इज 7। यहाँ पे तो 7 है तो ऊपर वाला नंबर सेम आएगा, यहाँ पे आप ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 5 जा, ठीक है। उसके बाद ये चला जाएगा 7 क्रॉस मल्टीप्लाई में। अच्छा 1 1 4 4 4 0 ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, माइनस प्लस माइनस, 35 में से 18 गया 17, बड़े नंबर के आगे साइन प्लस और 7 चला जाएगा वहाँ पे 1750 इंटू 7। सो 11400 प्लस 17y इक्वल्स टू 7 0 जा 7, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49 एंड 3 52, 5 7 1 जा 7 एंड 5, ठीक है। अब ये 11400 वहाँ चला जाएगा। सो 17y इक्वल्स टू 12250 माइनस 11400। आप माइनस करोगे तो आएगा 0 5 2 में से 12 में से 4 गया 8 850। दिस इज 17y। सो y इक्वल्स टू 850 डिवाइड बाय 17। सो y इक्वल्स टू 17 5 जा, तो y आ गया 50। अब ये y की वैल्यू आप यहां पे पुट कर दोगे, ठीक है। Put y equals to 50 in equation, which equation? X equals to 3800 minus 6y divided by 7. So 3800 minus 6y की वैल्यू 50 डिवाइड बाय 7। 3800 माइनस 6 5 जा 30, 300 हो जाएगा। सो ये आ जाएगा 3500 डिवाइड बाय 7, 7 500 जा, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आई। बट ऑब्वियसली बैट महंगी होती है, ठीक है। बॉल सस्ता होता है ना, बॉल की कीमत 50 रुपये के आसपास बराबर है, बैट 50 रुपये की नहीं मिलती, ठीक है। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ईच बैट इज ₹500 एंड द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इज ₹50, ठीक है। y की वैल्यू 50 आई, ओके, समझ में आया। नाउ गाइस फोर्थ सम, देखो फोर्थ सम क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना, क्वेश्चन में है कुछ नहीं लेकिन आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विथ अ चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। इसका मतलब हुआ अगर आप किसी सिटी में ट्रैवल कर रहे हो और उनके रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे कि वो एक फिक्स चार्ज तो लेते ही हैं, मतलब बाकी का चार्ज वो उस पे लेंगे कि आप कितने किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो, लेकिन उनकी गाड़ी में बैठ गए ना तो 10 रुपया तो लगेगा ही या 100 रुपया तो लगेगा ही, उनका ये चार्ज है। अब सपोज कर लो कि उनकी गाड़ी में बैठे और उतर गए ना तो उनका फिक्स चार्ज अगर 100 रुपया होगा ना तो 100 रुपया तो आपसे लेंगे, भले गाड़ी चली या ना चली। तो ऐसे रूल्स भी होते हैं। तो किसी सिटी में जो टैक्सी ड्राइवर है वो आपसे एक तो फिक्स चार्ज लेगा, कितना लेगा पता नहीं, उसी को हमें एज्यूम करना है, और जितना डिस्टेंस आपने पर किलोमीटर ट्रैवल किया उसका चार्ज। तो फिक्स चार्ज को हम ले लेंगे यहाँ पे x, और जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पैसेंजर पर किलोमीटर का जो भी होगा उसको हम ले लेंगे y।
ठीक है, आपको लैंग्वेज अगर पता ना चले तो हमेशा याद रखना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में जो फाइंड करना होता है ना वही आपको एज्यूम करना होता है, लिखा होता है। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा है देखो, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्जेस पेड इज ₹105। अब आपको ये लग रहा होगा कि 10 किलोमीटर का 105 है। नो, खाली 10 किलोमीटर का 105 नहीं है, बंदे ने जो पे किया ना उसने फिक्स्ड चार्ज प्लस 10 किलोमीटर का पे किया होगा, 105 रुपया। फिर एंड फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्जेस पेड इज ₹155। अब बंदा जो 15 किलोमीटर का 155 पे कर रहा है तो आपको लग रहा है कि ये सिर्फ 15 किलोमीटर का है, नहीं, उस टैक्सी में बैठने का एक फिक्स्ड चार्ज प्लस 15 किलोमीटर का टोटल 155 पे कर रहा है। समझ में आया? व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस एंड चार्ज पर किलोमीटर। ठीक है, आपको जो फाइंड करना है वो फिक्स्ड चार्ज फाइंड करना है और चार्ज पर किलोमीटर फाइंड करना है, और उसके बाद ये फाइंड करना है हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। चलो वो तो बाद में फाइंड करना है, पहले आपको फाइंड करना है फिक्स्ड चार्ज। तो लेट द फिक्स्ड चार्ज या चार्जेस पेड बाय अ पर्सन या ट्रैवलर बी ₹X and the charge per kilometer be ₹Y। अब फिक्स चार्ज तो आपको पे करना ही है अगर आपने टैक्सी ली तो, भले आप 1 किलोमीटर भी गए कि ना गए। ठीक है, तो पहले आपको फिक्स चार्ज कितना पे करना है, X, फिर 1 किलोमीटर का Y रुपया, तो 10 किलोमीटर का 10Y, तो प्लस 10Y, फिक्स चार्ज प्लस 10Y, टोटल उसने कितना पे किया, 105 रुपया। अगेन 15 किलोमीटर की जर्नी के लिए, 15 किलोमीटर्स की जर्नी के लिए उस बंदे ने 155 पे किया। कितना पे किया, 15 किलोमीटर की जर्नी, लेकिन प्लस फिक्स चार्ज। आ गई दो इक्वेशन। ठीक है, अब पहले हम XY फाइंड कर लेते हैं। आप फर्स्ट वाली इक्वेशन ले लो, X प्लस 10Y इक्वल्स टू 105। ठीक है, तो दोनों में से कोएफिशिएंट बिना वाला वेरिएबल ये रहा, उसको यहीं रखो ताकि डिवाइड में कुछ नहीं जाएगा, प्लस 10Y वहाँ ले जाओ। ठीक है, ये आपकी x की टेम्परेरी वैल्यू आ गई। नाउ पुट दिस टेम्परेरी वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 105 माइनस 10Y इन इक्वेशन 2। व्हाट इज योर इक्वेशन 2? इक्वेशन 2 इज x प्लस 15Y equals to 155. Value of x is 105 minus 10Y. ठीक है, बाकी सब सेम लिख देंगे, प्लस 15Y equals to 155. Now 105 वहां ले जाओ और ये दोनों लाइक टर्म्स है, माइनस प्लस माइनस, 15 में से 10 गया 5, बड़े नंबर के आगे साइन प्लस की, एंड 105 वहां जाएगा। So 5Y equals to 50. So y equals to 50 by 5, that is, तो y आ गया, मतलब पर किलोमीटर चार्जेस है 10 रुपया। ठीक है, आप खुद सोच लो कि यहाँ पे 10 किलोमीटर चलाया, थोड़ा प्रैक्टिकली भी जाओ, भले करना कुछ नहीं है लेकिन सोचो, टोटल 105 पे किया, 1 किलोमीटर का 10 है तो 10 किलोमीटर का 100 हुआ, मतलब फिक्स चार्ज 5 रुपया आएगा। समझे, आपने टोटल 105 रुपया दिया, 10 किलोमीटर की जर्नी है, इसके अकॉर्डिंग या इसके अकॉर्डिंग, दोनों में 5 रुपया ही आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे टोटल 155 पे किया, 15 किलोमीटर की जर्नी है, 1 किलोमीटर का तो 10 रुपया आया, तो 15 इंटू 10 150, टोटल आपने 155 जो पे किया उसमें 15 किलोमीटर की जर्नी का आपने 150 पे किया, तो बाकी फिक्स चार्ज 5 ही हुआ, दोनों में 5 ही आ रहा है, और निकालेंगे तो भी 5 ही आएगा। ठीक है, नाउ पुट y इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है आपका, यहाँ इक्वेशन ये देखो, अगर भूल से इक्वेशन 1 भी ले ली तब भी रॉन्ग नहीं है, क्योंकि ये वाली इक्वेशन 1 में से ही आई है, ये भी इक्वेशन 1 ही है एक तरह से, समझे। तो इन इक्वेशन x इक्वल्स टू 105 माइनस 10y। नाउ 105 माइनस 10, y कितना है, 10 10 जा आया 5, x की वैल्यू आ गई 5, जो फिक्स चार्ज मैंने बोला था
5 रुपये आएगा। लेकिन अब आपको लास्ट में क्या निकालना है, लास्ट में निकालना है कि बंदे को टोटल अमाउंट 25 किलोमीटर का कितना पे करना है, ठीक है। देयरफॉर अमाउंट पेड बाय अ पर्सन फॉर 25 किलोमीटर, क्या करेंगे काव्य इसमें? 25 किलोमीटर का भाव कैसे निकालेंगे? वेरी गुड, ठीक है। मेन आपकी मिस्टेक क्या होगी इसमें कि आप फिक्स चार्ज भूल जाओगे, क्योंकि आगे की इक्वेशन में तो लिखा हुआ है कि फिक्स चार्ज लेना है और ये, लेकिन लास्ट में जल्दी जल्दी में क्या होगा, एक्स और वाई आ जाएगा ना, खाली आप 25 इंटू 10 कर दोगे भूल से, ठीक है। तो आपका फिक्स चार्ज कितना है? एक्स, फिक्स चार्ज को हमने एक्स बोला है। और अभी ये कितने किलोमीटर की बात कर रहे हैं? 25। क्या पूछा जा रहा है कि एक बंदे को 25 किलोमीटर का टोटल, अगर वो 25, जैसे यहाँ पे 10 किलोमीटर की जर्नी थी तो 10 इंटू वाई आया प्लस फिक्स चार्ज। 15 किलोमीटर की जर्नी थी तो फिक्स चार्ज प्लस 15 वाई आया। 25 किलोमीटर की जर्नी है तो अगेन फिक्स चार्ज तो देना ही है ना उसको, प्लस 25 वाई, क्योंकि 1 किलोमीटर का वाई रुपीज़ है तो 25 किलोमीटर का 25 वाई आएगा। तो यहाँ पे फिक्स चार्ज प्लस 25 वाई आएगा। समझ में आ रहा है? जिनको नहीं आ रहा है वो रट्टा मार रहे हैं, रट्टाफिकेशन बंद करो। यहाँ देखो ये रूल नहीं है, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसा ही नहीं करना है, लेकिन इस क्वेश्चन में फिक्स चार्ज लिया जा रहा है। समझ में आया? तो फिक्स चार्ज आपने क्या माना है? एक्स माना है। उसके सिवा आप कितना जर्नी कर रहे हो? 25 किलोमीटर का टोटल बोला गया है कि अगर किसी बंदे को 25 किलोमीटर का पेमेंट करना होगा तो वो कितना करेगा? तो वो फिक्स चार्ज करेगा प्लस 25 किलोमीटर का वो पैसा पे करेगा। तो फिक्स चार्ज कितना है हमारा? 5, और 1 किलोमीटर का कितना है? 10। तो 5 प्लस 25 10 250, टोटल कितना पे करेगा? तो आप स्टेटमेंट डाल दोगे, देयरफॉर टोटल अमाउंट पेड बाय अ पर्सन फॉर 25 किलोमीटर इज ₹255। समझ में आया? क्लियर? नाउ गाइस, फिफ्थ क्वेश्चन, सी अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। अ फ्रैक्शन बिकम्स, जब कभी फ्रैक्शन की बात आ रही है मतलब आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सोचना है, ठीक है। एज्यूम क्या करना है? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सबसे पहले लेट द न्यूमरेटर बी x एंड द डिनोमिनेटर बी y। तो आपको यहाँ पे बोला गया है कि फ्रैक्शन 9/11 हो चुका है व्हेन इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। फिर बोला गया है सेकेंड, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। लैंग्वेज में खाली ऐसा है कि पहले वहाँ पे बोला गया था कि आपका फ्रैक्शन 9/11 बन जाएगा अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ 2 ऐड करोगे। तो सेकेंड सेंटेंस में ये बोला गया है कि अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ 3 ऐड करोगे तो आपका फ्रैक्शन बन जाएगा 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन। फाइंड द फ्रैक्शन मतलब आपको x अपॉन y फाइंड करना है, क्योंकि फ्रैक्शन तो वही हुआ। लेना आपको यही है, लेट द, यहाँ पे देखो, लेट द न्यूमरेटर of a fraction be x and the denominator of a fraction be y। ठीक है, किसी को भी कुछ भी ले सकते हो, वैसे तो y अपॉन एक्स भी हो सकता है, लेकिन मैंने न्यूमरेटर को x ले लिया और डिनोमिनेटर को y ले लिया। अब बोला गया है कि आपका फ्रैक्शन 9/11 बन जाएगा जब आप आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ 2 ऐड करोगे। तो आपका न्यूमरेटर क्या है? x, न्यूमरेटर के साथ 2 ऐड किया, और डिनोमिनेटर में आएगा, डिनोमिनेटर के साथ भी आप 2 ऐड करोगे तो आपका फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? फ्रैक्शन बन जाएगा। अब बच्चों को कभी भी ये समझ में नहीं आता कि सर ये इक्वल्स टू क्यों आया। ऐसा तो कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है कि इक्वल्स टू आया। कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है कि यहाँ पे इक्वल्स टू क्यों आया? क्योंकि इसमें बोला है कि अगर x और y के साथ 2 ऐड करेंगे तो वो 9/11 बन जाएगा। तो x अपॉन 2 और y अपॉन 2 इज x अपॉन 2, सॉरी x प्लस 2 और y प्लस 2 जब इज इक्वल्स टू 9/11 हो जाएगा। क्योंकि तो वही तो पूछ रहा हूँ, इक्वल्स टू क्यों आएगा? क्योंकि सर इसकी वैल्यूज
सेम इधर लिखा है कि बिकम्स, अगर इन दोनों पे 2 ऐड करेंगे तो फिर 9/11 बन जाएगा। ठीक है, इट बिकम्स, वहाँ पे लिखा हुआ है इट बिकम्स 9/11। अगर आप x और y ऑलरेडी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साथ जब आप 2 ऐड कर रहे हो तो आपका फ्रैक्शन 9 क्योंकि ये भी एक फ्रैक्शन ही है ना, और यही फ्रैक्शन 9/11 कब बन जाएगा, जब आप दोनों के साथ 2 ऐड कर रहे हैं। समझ में आया? नाउ डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 11 यहाँ आएगा, ये यहाँ जाएगा, नीचे कुछ नहीं रहेगा कभी भी, नीचे वाला नंबर ऊपर जाता है क्रॉस में। तो 11 यहाँ ले आओ, दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, y+2 वहाँ ले जाओ, 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 11 × x 11x, 11 2 = 22, 9 × y 9y, 9 2 = सो 11x 9y को यहाँ ले लो, -9y 22 को वहाँ ले जाओ तो -22। सो 11x - 9y = -4। ठीक है, अब वो प्लस माइनस बताना बंद करूँ ना, वो देख लोगे ना, प्लस माइनस माइनस बड़े नंबर के आगे साइन क्या होती है। तो ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब अगेन सेकेंड इक्वेशन के लिए बोला गया है आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ अगर आप 3 ऐड करोगे तो आपका फ्रैक्शन बन रहा है 5/6, तो इक्वल्स टू 5/6। अगेन डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 6 × x + 3 and 5 × y + 3, 6x + 18, 5y + 15। 5y को यहाँ ले लो, 18 को वहाँ ले जाओ, 6x - 5y = 15 - 18, 6x - 5y = -3। दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है, अब फर्स्ट वाली इक्वेशन ले लो, 11x - 9y = -4। सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं तो -9y वहाँ जाने दो, तो +9y हो जाएगा, 11 जाएगा। ये सारे सम एलिमिनेशन से बहुत इजी हो जाते हैं कंपैरेटिवली। ठीक है, आपको इतनी सारी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। अब ये आपकी x की टेम्पररी वैल्यू आ गई। पुट दिस वैल्यू इन अनदर इक्वेशन, पुट x इक्वल्स टू -4 + 9y डिवाइड बाय 11 in equation 2. What is your equation 2? 6x - 5y = -3. In this, put the value of x. ठीक है, एक्चुअली पुटिंग मतलब सब्सटीट्यूटिंग। हम यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं, सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। अब 6 और 11 का कैंसिलेशन नहीं होता, इसलिए 6 को 4 से और 6 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस माइनस माइनस, 6 4 = 24, प्लस 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 6 9 = 54, y डिवाइड बाय 11 -5y = -3। नाउ टेक द एलसीएम, 11 और 1 का एलसीएम, यहाँ पे तो 11 है, यहाँ पे आप ऊपर नीचे 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 11 5 = -3। नाउ सॉल्व द लाइक टर्म, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। ठीक है, और 11 को पहले वहाँ ले जाओ। चलो -24 प्लस माइनस माइनस, 55 में से 5 गया 50, बड़े नंबर के आगे साइन माइनस की, 11 चला जाएगा वहाँ पे, दिस विल बिकम -33। नाउ -24 वहाँ ले जाओ, तो यहाँ पे क्या रह गया, यहाँ पे -50y रह गया, वो ध्यान देना। -24 वहाँ जाएगा तो देखो ये तो बेसिक रूल है, जिसको आ गया, जब तक आप नहीं बोलोगे, अगर स्टिल आपको नहीं आता है तो आप हमेशा ध्यान दो, हमेशा नंबर के साथ उसका ऑक्सीजन लेना है, साइन लेनी है। और कोई भी नंबर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आता है तो उसकी साइन चेंज होती है, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ये बोलो अगर स्टिल नहीं आ रहा है आपको तो। सो -50y = माइनस प्लस माइनस, 33 में से 24 गया तो 9, बड़े नंबर के आगे साइन माइनस माइनस, कुछ गड़बड़ हो गई है, वही बताना आपको चाह रहा हूं। क्यों? क्योंकि y का आंसर अपॉन में नहीं आएगा। देख लेते हैं ना, देख लेते हैं। ठीक है, x की वैल्यू हमारी आ गई थी, अच्छा x की वैल्यू भी नहीं आई है। 6 4 = 24, 6 9 = 54, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, = -3। फिर हमने एलसीएम लिया, 11 आया, वो भी ठीक है, ये भी राइट है। 11 5 = 55, वो भी राइट है। सर यहाँ पे 54y आएगा, कहाँ पे 55? आप 54y आएगा, आपने 5y यहाँ नहीं, यहाँ, बाजू अच्छा दिस इज
54y। देखो इसका आंसर वैसे भी ऐसा नहीं आता, 9/50 नहीं आता है, इसका एग्जैक्ट पॉजिटिव नंबर ही आता है x और y का। तो मिस्टेक वैसे भी पता चलनी थी। इन दोनों को माइनस कर रहे हैं तो क्या आएगा, -y आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, -y। ठीक है, तो यहाँ पे भी हो गया -y, यहाँ पे भी हो गया -y, माइनस माइनस कैंसिल, तो y आ गया 9। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 9, put y equals to 9 in equation which is your temporary equation, x equals to -4 plus 9y divided by 11. So -4 plus 9 into 9 divided by 11, y की वैल्यू 9 आई, -4 9 9 जा माइनस प्लस माइनस 81 में से 4 गया, 77 बड़े नंबर के आगे साइन प्लस की, डिवाइड बाय 11, सो 11। और ज़्यादातर याद रखना दोनों x और y पॉजिटिव आते हैं इसमें ज़्यादातर, ठीक है। फ्रैक्शन में अपॉन में आंसर नहीं आएगा, मतलब x और y का आंसर एग्जैक्टली पॉजिटिव नंबर ज़्यादातर आएगा। अपॉन में आया, जैसे अभी आ रहा था 50/9, तो गलती थी, मैं जाता वापस, ठीक है। तो अब आपको मेनली देखो, आपको x और y फाइंड करना था, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फ्रैक्शन। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अच्छा एक चीज हमेशा याद रखना इस सब में, स्टार्टिंग में अगर स्टार्टिंग में भूल जाते हो तो लास्ट में निकालना तो पड़ेगा। जैसे ही आप x और y एज्यूम करते हो ना, यहाँ पे पहले इक्वेशन बनाने से पहले यहाँ पे लिखो देयरफॉर ओरिजिनल फ्रैक्शन। ओरिजिनल फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x बाय, ये आपको फाइंड करना है। तो आपका x और y आ गया। अब लास्ट में आप क्या करोगे, देयरफॉर ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है आपका, x बाय y। x की वैल्यू कितनी आई, 7, और y की वैल्यू कितनी आई, ये आ गया आपका फ्रैक्शन। देखो सब वैसा ही है जैसे आप नॉर्मली करते हो, उल्टा इजी क्वेश्चन है। कैलकुलेशन लंबा सब्स्टिट्यूशन की वजह से जा रहा है, ठीक है। मैं हमेशा एलिमिनेशन से ही करवाता हूँ वैसे, और सब्स्टिट्यूशन में ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, नहीं तो ख़त्म हो जाता कब का। इक्वेशन इजीली बन जाएगी। सबसे पहले आपको क्या करने का, आपको न्यूमरेटर x डिनोमिनेटर y ले लो, और सबसे पहले क्योंकि आपको फाइंड करना है फ्रैक्शन, ठीक है, तो फ्रैक्शन के फॉर्म में होना चाहिए ना, तो आपको यहाँ पे ओरिजिनल फ्रैक्शन बनाने का, ओरिजिनल फ्रैक्शन इक्वल्स टू न्यूमरेटर बाय, फिर जैसे करते हो दो इक्वेशन आएगी, x और y की वैल्यू आएगी, लास्ट में x और y इसमें पुट कर देना, क्योंकि आपको तो फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो फ्रैक्शन तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है। आ गया 7/9, समझ में आया। Now guys, sixth question of exercise 3.2 question 3 का 6th क्वेश्चन में ध्यान दें अच्छे से। See 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। 5 year hence बोला है मतलब आगे, ago नहीं बोला है, ठीक है। hence मतलब फ्यूचर की बात हो रही है, और आपको वहाँ से भी समझ में ना आए तो आपको और थोड़ा आइडिया देता हूँ। काफ़ी बार बच्चों को hence ago समझ में नहीं आता, ago फिर भी आ जाता है, यहाँ ago गया, hence काफ़ी बार समझ में नहीं आता। तो आगे का सेंटेंस देखो, द एज ऑफ जेकब विल बी, वॉज नहीं लिखा हुआ है, वहाँ से आपको थोड़ा और आइडिया आ जाएगा कि आगे की बात हो रही है। तो 5 साल बाद जेकब की एज उसके बेटे की एज से 3 गुना हो जाएगी, ठीक है। मतलब आफ्टर 5 ईयर्स की बात हो रही है, hence का मतलब आफ्टर 5 ईयर्स की बात हो रही है। आफ्टर 5 ईयर्स द एज ऑफ जेकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, ठीक है। मतलब यहाँ पे 2 कैरेक्टर हैं, एक जेकब और एक उनके बेटे। 5 years ago, 5 साल पहले। अब देखो चलो आपको दूसरा भी हिंट देता हूँ, तीसरा हिंट देता हूँ कि अब काफ़ी बच्चों को यहाँ से समझ में आ जाएगा 5 years ago मतलब पहले की बात हो रही है, तो 5 साल पहले की बात हो रही है, तो वहाँ पे 5 साल पहले की सेम बात थोड़ी हो रही होगी, समझ रहे, क्योंकि 2 सेम सेंटेंस तो नहीं होंगे ना, क्योंकि 5 साल पहले की बात हो रही है और एज की बात हो रही है और जेकब और उसके बेटे की बात हो रही है, तो वो सेम दोनों हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे अगर आपको समझ में आ जाए कि 5 years ago का मतलब पहले होता है, तो वो समझ जाना वो बाद वाला होगा, क्योंकि ईयर सेम है। हाँ, अगर 5 year और 3 year या 6 year होता तो दोनों अगो या दोनों हैंड्स हो सकते थे, क्योंकि दोनों में इक्वेशन अलग आएगी, लेकिन ईयर सेम है तो दोनों अगो या दोनों हैंड्स नहीं होंगे, क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम हो जाएगी। तो 5 साल पहले जेकब की एज उसके बेटे की एज से 7 गुना ज़्यादा थी, समझ में आ रहा है।
देखो ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ 9th स्टैंडर्ड में, अभी फिर से अब आपको बताता हूँ कि हमेशा एक जैसी एज नहीं होती। जैसे सपोज कर लो फॉर एग्जांपल कि हम में से कोई भी पैदा हुआ था जब हमारे फादर की एज सपोज कर लो 25 ईयर्स थी, ठीक है। जब आप पैदा हुए थे आप 0 ईयर्स के होते हो, ठीक है। तो आपके फादर तो आपसे एक तरह से 25 गुना बड़े हुए, लेकिन जब आप 25 साल के हो जाओगे तो आपके फादर 50 साल के हो जाएंगे। तो अब तो वो डबल हुए, खाली पहले तो 25 गुना ज़्यादा थे, समझ रहे हो। पहले 25 गुना ज़्यादा थे, अब वो खाली डबल है, 2 टाइम्स है। तो जैसे जैसे आपका एज बढ़ता जाएगा, जैसे आप देखो 5 साल पहले की बात हो रही है तो जेकब की एज उसके बेटे की एज से 7 गुना थी, 7 टाइम्स थी। लेकिन 5 साल बाद जेकब की एज क्या है, खाली 3 गुना ही ज़्यादा है। तो जैसे जैसे बेटे की एज बढ़ती जाएगी ना, वो गुना कम होता जाएगा, ठीक है। टाइम्स जो है वो हमेशा कम होता जाता है, समझ में आया। जैसे सपोज कर लो कि आपके फादर आपसे 20 टाइम्स बड़े हैं, ठीक है, जब आप पैदा हुए थे, या 25 टाइम्स बड़े हैं, मतलब वो 25 साल के होंगे, या चलो वो उनकी एज 30 थी जब आप पैदा हुए थे, ठीक है। तो वो 30 टाइम्स आपसे बड़े हुए। लेकिन 10 साल के बाद आपकी एज 10 साल की हो जाएगी और उनकी एज 40 साल की हो जाएगी 10 साल के बाद। तो अब आप 10 साल के हो और वो 40 साल के हैं, तो वो आपसे 4 गुना बड़े हुए, जबकि 10 साल पहले वो आपसे 30 गुना बड़े थे। तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी टाइम्स कम होता जाता है। नोट करना अलग अलग क्वेश्चन में, ऐसे समझ में नहीं आता है, ठीक है। जब आप खुद ऑब्जर्व करोगे ये चीज़ें तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा हर क्वेश्चन में ऐसा होता है। तो यहाँ पे हमें उनके प्रेजेंट एजेस निकालने हैं, तो वही आपको एज्यूम करना है, जो फाइंड आउट करना होता है वही एज्यूम करना होता है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जेकब बी x years एंड द, और ये प्रेजेंट लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे अगो हेंस की बात हो रही है। तो आप क्या एज्यूम कर रहे हो, पहले की एज एज्यूम कर रहे हो, बाद की एज एज्यूम कर रहे हो, कि अभी की एज एज्यूम कर रहे हो, अभी की एज एज्यूम कर रहे हैं। प्रेजेंट एज निकालने की, आपको पास्ट निकालना हो या फ्यूचर निकालना हो, हमेशा आपको प्रेजेंट की एज ही एज्यूम करने की। सो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जेकब्स सन बी y ईयर्स, ये ईयर्स नहीं लिखोगे तो भी आधा मार्क कट जाएगा, ठीक है, वो ध्यान देना। अब पहले क्या बोला था कि 5 ईयर्स हेंस, ठीक है, 5 साल बाद जेकब की एज उसके बेटे की एज से 3 गुना ज़्यादा हो जाएगी 5 साल बाद। अब 5 साल बाद ऐसा तो नहीं होगा ना जेकब की एज 5 साल इंक्रीज हो रही है और उसके बेटे की एज वहीं रुकी रहेगी क्या, उसकी बेटे की एज भी 5 साल आगे जाएगी। तो अभी जेकब की एज कितनी है x, 5 साल बाद जेकब की एज कितनी हो जाएगी, 5 साल बाद ये जेकब की एज है, क्या हो जाएगी, विल बी इक्वल्स टू, क्या हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी, 3 टाइम्स मतलब इनटू, किसका 3 गुना हो जाएगी, उसके बेटे की एज जो आज है उसका 3 गुना हो जाएगी। तो उसके बेटे की एज 5 साल बाद कितनी होगी, y+5। देखो प्रेजेंट एज उसके बेटे की कितनी है, देखो हम 5 साल बाद की बात कर रहे हैं। आज की जेकब की एज प्रेजेंट एज x है और उसके बेटे की प्रेजेंट एज y है, ठीक है। 5 साल बाद दोनों की 5-5 साल एज इंक्रीज हो जाएगी, तो हम 5 साल बाद की बात कर रहे हैं। जेकब की आज की एज x है, 5 साल बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी, x+5। तो 5 साल बाद जो भी जेकब की एज होगी, वो एज उसके बेटे से 3 गुना ज्यादा होगी, क्योंकि 5 साल बाद खाली जेकब की एज इंक्रीज नहीं हो रही है, उसके बेटे की एज भी इंक्रीज होगी। तो पहले तो आपको क्या करना है, ये जेकब की एज इंक्रीज की, ये उसके बेटे की एज इंक्रीज की। 5 साल बाद देखो आज जेकब की एज उसके बेटे की एज से 3 गुना है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। 5 साल पहले जेकब की एज उसके बेटे की एज से 7 गुना ज्यादा थी या 7 गुना थी, और 5 साल बाद जेकब की एज उसके बेटे की एज से 3 गुना हो जाएगी। तो 5 साल बाद जेकब की एज होगी इक्वल्स टू कितनी, 3 गुना, 3 टाइम्स
किससे? उसके बेटे की एज से। तो 5 साल बाद उसके बेटे की एज कितनी होगी? y + 5। समझ में आया? सो x + 5, 3 को दोनों से मल्टीप्लाई करो, 3y + 15। ये 3y यहां ले लो, 5 वहां ले जाओ। सो x - 3y = ये इक्वेशन 1। उसी तरह अब अगो की बात हो रही है। 5 साल पहले जेकब की एज, तो जेकब की आज की एज कितनी है? देखो आप प्रैक्टिकली यही करोगे ना। अगर मैं तुमसे बोलूँगा 5 साल पहले तुम्हारी एज कितनी थी, तो आज की एज से -5 करोगे। मैं तुमसे पूछूंगा कि 5 साल बाद तुम्हारी एज कितनी हो जाएगी, तो आप प्रेजेंट एज के साथ +5 करोगे। तो यहाँ पे अब 5 साल पहले की बात हो रही है। तो जेकब की प्रेजेंट एज कितनी है? x। 5 साल पहले उसकी एज कितनी होगी? तो 5 साल पहले जेकब की एज जो भी थी वो उसके बेटे की एज से 7 टाइम्स थी। तो 5 साल पहले जेकब की एज कितनी थी? 7 गुना, 7 टाइम्स। किससे? उसके बेटे की एज से। तो उसके बेटे की एज 5 साल पहले कितनी थी? समझ में आया? अब 7y यहां ले लो, -5 वहां ले जाओ। सो x - 7y = -30। अब आप इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेना। x और y आ जाएगा। देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ जेकब, जो भी x का आंसर आया, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ जेकब सन, जो भी y का आंसर आएगा। पीछे ईयर्स डाल देना। ओके